हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए ओ सदा नेरा पाठ का सारांश लेके आ गई हूँ। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये चैप्टर नंबर 7 है आप लोगों का, ठीक है। ओ सदा नेरा पाठ का जो सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे, लेखक का परिचय, क्योंकि लेखक परिचय से आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। और सारांश इसलिए आप लोगों को जानना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में सारांश पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाएगा कि केंद्रीय भाव बताएं, या फिर आप लोगों से बोला जाएगा कि इस पाठ का सारांश लिखें। जिस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ओ सदा नेरा पाठ का जो है वो सारांश लिखें या फिर बताएं या फिर इसका केंद्रीय भाव बताएं। तो इस तरह से आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए हम आप लोगों को बताते हैं सबसे पहले लेखक परिचय। लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। ये आप जो इमेज देख रहे हैं, ये जगदीश चंद्र माथुर की इमेज है, ठीक है। किनकी है? जगदीश चंद्र माथुर की। इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को। हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जब पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी पेन निकाल के बैठे और इन सभी चीज़ों को नोट ज़रूर कर ले, क्योंकि सारांश और लेखक परिचय आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बिहार बोर्ड में किताबें भी नहीं खरीदते हैं, तो उन लोगों को ये दो चीज़ तो लिखना ज़रूरी है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका निधन कब हुआ था? 14 मई 1978 को हुआ। जगदीश चंद्र माथुर का निवास स्थान कहाँ था? तो शाहजहाँपुर में था, ठीक है। शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में था, ओके। और इनके पिताजी का नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण माथुर। लक्ष्मी नारायण माथुर जगदीश चंद्र माथुर जी के पिता का नाम था। अब माथुर है तो माथुर माथुर सेम मिल गया, टाइटल है, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक थे और नाटककार भी थे, ये संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक भी थे। देखिए ये जो थे ये एक नाटककार भी थे, संस्कृति कर्मी भी थे और प्रशासक भी थे और प्रतिभाशाली लेखक भी थे। तो ये इतने सारे चीज़ थे। देखिए इस लेखक परिचय में आपको तो हम ये मोटा मोटी इतना चीज़ बताएं, लेकिन इसके साथ साथ ही आप लोगों को एक आता है निबंध कि इनका निबंध क्या है, इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी है। तो मतलब कि वो सब चीज़ों को भी लिखा जाता है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जो मेन होता है। अभी हम आप लोगों को ये इतना बताएं, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर का सारांश जानते हैं। सारांश छोटे भाव में आप लोगों को पूरी कहानी बतानी होती है, ठीक है। परतंत्रता का कला, नील्हे अफसरों के अत्याचार, तिनकठिया प्रथा, महात्मा गांधी जी का संघर्ष और बिहार की तत्कालीन स्थितियाँ जैसे कि गरीबी, बंधुआ मजदूर के हालात, साथ ही गंडक नदी का तांडव, गुस्सैल गंडक नदी का तांडव, उसके किनारे बिखरी संस्कृति और जीवन प्रवाह पर बड़े विस्तार से यहाँ प्रकाश डाला गया है। देखिए इस पाठ में, ओ सदा नेरा के पाठ में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? तो ओ सदा नेरा पाठ में हम लोग गंडक नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो है वो तिनकठिया प्रथा होता है, साथ ही साथ हम बिहार में जितने भी गरीबी होती हैं, गरीबी के बारे में जानेंगे और हमें गंडक नदी के बारे में जानना है। गंडक नदी कहाँ है? देखिए गंडक नदी यहाँ पे है, यहाँ पे गंडक नदी है। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी का संघर्ष कितना महत्वपूर्ण रहा है, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में विस्तार से जगदीश चंद्र माथुर ने बहुत ही विस्तार पूर्वक से हमें उस चीज़ के बारे में बताया है, उस पर प्रकाश डाला है। समझ गए? अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए निबंध का प्रारंभ चंपारण के प्राकृतिक वातावरण से होता है। चंपारण की प्राकृतिक वातावरण से होता है। देखिए ये है चंपारण की प्राकृतिक वातावरण, गंडक नदी वहीं पे है। चंपारण की प्राकृतिक वातावरण, वहाँ का बड़ा ही प्रभावी और मनोहरी वर्णन हुआ है, जो मानवीकरण का रूप भी लेता दिखाई देता है। दूर दूर तक समतल की गहराई, मतलब कि जो तट का गहराई होता है उस चीज़ के बारे में बोला गया है।
ट्रैक्टर आतुर अंगुलिया ने मानो जिसे परिहत बशना कर दिया है, तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र का हो रखा है। समाज की विषम स्थितियाँ और संस्कृति की मिट्टी आस्थाएं भी व्यंजित है। नदी बाढ़ लाती है, नदी जो है वो बाढ़ लाती है और वह सब कुछ करती है जो उसको करना चाहिए। उसकी बाढ़ ऐसी प्रतीत होती है मानो उत्तम यौवना वीरांगना है अथवा कैकेयी का क्रोध। कैकेयी माता थी, उनका क्रोध की तरह। ठीक है, उनकी यह भी मानना है, मतलब कि उनका यह भी मानना है कि यह बाढ़ मानव की उच्छृंखलता की उच्छृंखलता का भी प्रतिफल है। मतलब कि मानव का जो भी लापरवाही होता है उसका भी ये चीज़ का फल है। चंपारण के तट पर फैला महान वन नहीं काटा गया होता तो वह विनाश लीला कुछ काम हो सकती थी। सामाजिक स्थितियों के आधार पर वह यह मानते हैं कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव दोनों एक ही श्रेणी के अराजक है। एक ने जंगल नष्ट किए तो दूसरे ने सड़ी गली पूजा सामग्री नदी में फेंक दी मानो वह कोई घुरा हो। घुरा यानी कि जानते हो आप लोग, घुरा होता है जैसे कि आग जो जलाते हैं तो उसको बोलते हैं घुरा, तापते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको चंपारण के बारे में बताया गया है, गंडक नदी के बारे में बताया गया है। इस पाठ में इसमें बोला गया है कि सिर्फ गंडक नदी का आज जो विनाश हुआ है, गंडक नदी में जो पानी नहीं है आज, उसका एकमात्र ये भी कारण है कि इंसानों की वजह से नहीं है, वहाँ के निवासियों की वजह से नहीं है। क्योंकि वहाँ के निवासी जो है वो जितने भी पूजा की सामग्री होते हैं वो गंगा में स्थापित कर देते हैं, गंगा के जलों में विराजमान कर देते हैं। वहाँ जो पूजा की जो सामग्री है नदी में फेंक दो, ऐसे फेंकते हैं जैसे मानो एकमात्र वही कूड़ा करकट वाले जगह हो, घूड़ा तापने वाली जगह हो। ठीक है, तो सिर्फ गंडक नदी का उफान तूफान ये सब पेड़ वहाँ पे काट दिए गए हैं। वहाँ गंडक नदी के आसपास के जो भी वृक्ष थे उसको काट दिए गए और वहाँ पे काट के घर बना दिए गए। तो लाजमी है कि जब पेड़ होता है वो पानी को रोके रखता है। ठीक है, और जब वो पेड़ काट दिए गए तो वहाँ गंडक नदी का तूफान मचना ज़रूरी है और वो होगा ही। ये सिर्फ गंडक नदी की ही गलती नहीं है, बल्कि जो वहाँ पे निवासी है उनकी भी गलती है कि वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, नदियों के साथ, और जितने भी कूड़ा करकट के जो भी सामग्री हैं उसको वहाँ पे स्थापन दे रहे हैं। ठीक है, जंगल नष्ट किए, दूसरे तरफ से जो जंगल को नष्ट भी करना हम सब निवासी, वहाँ के जो निवासी थे वही किए, और पूजा की जो सामग्री होती थी वो सब जाके गंगा जल में स्थापित कर देते थे। आगे देखिए क्या कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास पर भी उसकी मतलब उनकी दृष्टि गई है। मुगलों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने हेतु मीलों जंगल साफ कर दिया। आक्रांता आर्य अपने साथ अपनी संस्कृति भी लाए, वे वहाँ बस भी गए थे। इस सबके द्वारा यहाँ की धरती की योजन का शोषण भी किया, तभी यहाँ मिश्रित संस्कृति फैली हुई है। चंपारण इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके महात्मा गांधी जी को महान नेता बना दिया गया है। चंपारण के कारण ही महात्मा गांधी जी को एक महान नेता का रूप भी दिया गया है। पाठ के साथ गंडक का महत्व भी कम नहीं है, शायद इसी कारण उसको सदा नीरा भी कहा जाता है। उसके कई नामों की भी चर्चाएं हैं इस पाठ में। जैसे देखिए इस पाठ में जो है वो सदा नीरा क्या है, यानी कि गंडक नदी का उफान तूफान मचना या आज गंडक नदी में पानी नहीं है, ये किस कारणों की वजह से हुई और गंडक नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है,
किस वजह से हुई है? मुगलों की वजह से हुई है। इतिहास में गंडक नदी की बहुत बड़ी योगदान रही है। वहाँ पे चंपारण में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह भी किए थे गांधी जी, इस कारण से गांधी जी को महानेता भी माना गया था। तो ये संस्कृति में ही गंडक नदी आती चली आ रही है। तो गंडक नदी के बारे में ये सब कुछ आपके बुक में बताया गया है। ये सब कुछ इतना बताया गया है, आप लोगों ने देख लिया। तो ये जगदीश चंद्र माथुर ने आप लोगों को गंडक नदी यानी कि ओ सदानीरा के बारे में बताया है। गंडक नदी का ही नाम जो है वो ओ सदानीरा कह सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके नाम आप लोगों के बुक में दिए गए हैं। तो आई होप कि आप लोग सदानीरा वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आप लोग इससे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।